नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह और मेरे साथ हैं सांकेतिक भाषा में खबरें बताने के लिए शरद मुदगल। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर की पीएम जनमन योजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त की जारी। प्रमुख सरकारी योजनाओं के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी किया शुभारंभ। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में अर्पित की पुष्पांजलि। पीएम ने भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का किया दौरा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। बायतू में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, पूरा राजस्थान कह रहा है कांग्रेस जा रही है और भाजपा आ रही है। पीएम ने कांग्रेस नेताओं के महिलाओं के बारे में दिए गए बयान की निंदा की। सीएम गहलोत को घेरने वाली लाल डायरी का भी किया जिक्र। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी रण के लिए आज थम गया प्रचार। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह और जेपी नड्डा उतरे मैदान में, तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने संभाला मोर्चा। मध्य प्रदेश में खड़गे और प्रियंका समेत कमलनाथ के पास जिम्मा। तेलंगाना में प्रत्याशियों के लिए नाम वापसी का आज था आखिरी दिन। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा। 300 फीट नीचे खाई में गिरी बस, 36 की मौत, 19 घायल। पीएम ने दुर्घटना पर व्यक्त की गहरी संवेदना। मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा। क्रिकेट के मैदान से विराट कोहली ने इतिहास रचते हुए वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक 50 शतक लगाने का बनाया रिकॉर्ड। विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड के सामने रखा 398 रन का लक्ष्य। श्रेयस अय्यर ने भी खेली शतकीय पारी। तो ये थी हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। आज जनजातीय दिवस के मौके पर झारखंड में प्रधानमंत्री ने एक अनुपम पहल की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समुदाय के लिए शुरू की गई है। ये आबादी 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 समुदाय में कुल 22,544 गांवों में रहती है, जिनकी कुल संख्या लगभग 28 लाख है। ये जनजातियां दूर दराज, दुर्गम क्षेत्र में और वन क्षेत्रों में रहती हैं। इनके समग्र विकास के लिए ये परियोजना कुल 24,000 करोड़ रुपए की है। परियोजना के तहत आयुष्मान भारत योजना, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, टीबी उन्मूलन, टीकाकरण अभियान, दूरसंचार कनेक्टिविटी, सुरक्षित आवास और स्थायी आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। और जब मोदी की गारंटी होती है ना, तो आप जानते हैं वो गारंटी क्या होती है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
प्रमुख सरकारी योजनाओं का प्रसार सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी शुभारंभ किया। यह यात्रा लोगों के पास जाने, जागरूकता पैदा करने और स्वच्छता सुविधाओं, आवश्यक वित्तीय सेवाओं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पेयजल जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है। संभावित लाभार्थियों का नामांकन इस यात्रा के दौरान मिले विवरणों के जरिए किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने झारखंड के खूंटी में आईईसी सूचना, शिक्षा और संचार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले जिलों से शुरू होगी और अगले साल जनवरी तक देश के सभी जिलों को कवर करेगी। दशकों तक हमारे देश में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म न जाने रोज सुबह शाम इसके गीत तो बहुत गाए, बयानबाजी बहुत होती रही। सच्चा सेक्युलरिज्म तभी आता है जब देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव की सारी संभावनाएं खत्म हो जाए। सामाजिक न्याय का भरोसा तभी मिलता है जब सबको बराबरी से, समान भावना से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। और इसी सोच के साथ अब आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। और किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त राशि 8 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डीबीटी के माध्यम से जारी की। इस योजना के तहत अब तक किसानों के खातों में 14 किस्तों में 2.62 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। और प्रधानमंत्री ने झारखंड को जिन विकास परियोजनाओं की सौगात दी, उनमें NH 133 के महगामा हसडीहा सेक्शन के 52 किलोमीटर लंबे हिस्से को 4 लेन का करना, NH 114A के बासुकीनाथ देवघर सेक्शन के 45 किलोमीटर लंबे हिस्से को 4 लेन का करना, KDH पूर्णाडीह कोल हैंडलिंग प्लांट और IIIT रांची के नए शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन की आधारशिला रखना शामिल है। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और राष्ट्र को समर्पित किया गया, उनमें IIM रांची का नया परिसर, IIT ISM धनबाद का नया छात्रावास, बोकारो में पेट्रोलियम ऑयल और ल्यूब्रिकेंट यानी POL डिपो, हटिया पकरा सेक्शन, तलगरिया बोकारो सेक्शन और जारंगडीह पतरातू सेक्शन को डबल करना शामिल है। इसके अलावा झारखंड में 100% रेलवे विद्युतीकरण की उपलब्धि भी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित की। अभी 50,000 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का उपहार मिला है। आज झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विस्तार के तहत कई रेल परियोजनाओं को शुरू किया गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि झारखंड भी देश के 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट वाला राज्य बन गया है। और प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थल उलिहातू की यात्रा भी की। उन्होंने बिरसा मुंडा के दर्शन किए, प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा की पूजा की और उनके परिजनों से मुलाकात भी की।
उलिहातू की यात्रा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री भी हैं। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने उलिहातू की यात्रा नहीं की है। और प्रधानमंत्री ने खूंटी में एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने विशेष तौर पर जनजातीय समुदाय द्वारा बनाए जाने वाले वनोपजों को देखा। और वहीं इससे पहले आज सुबह राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। इसी दिन बिरसा मुंडा का जन्म साल 1875 में झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। मौजूदा केंद्र सरकार ने साल 2021 में बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इस मौके पर रांची स्थित मेमोरियल पार्क पहुंचकर प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि दी। उसके बाद संग्रहालय और पार्क का अवलोकन किया। ये संग्रहालय उसी स्थान पर बना है जहां भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रखा था। उस कमरे को संग्रहालय में बदलकर उनकी यादों को सहेजा गया है। जेल की बनी संरचना को उसी रूप में संरक्षित की गई है। बिरसा मुंडा ने जिस कमरे में जीवन का अंतिम समय गुजारा, वहीं उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। बगल के कमरे में भगवान बिरसा और उनके जीवन से जुड़ी जानकारी से अवगत कराया गया है। 30 एकड़ में फैले पुराने जेल परिसर को पार्क और संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। परिसर को भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय का नाम दिया गया है। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वाधीनता के लिए संघर्ष का न सिर्फ बिगुल फूंका, बल्कि सफल सशस्त्र क्रांति को अंजाम दिया था। उन्होंने उस वक्त संथाल परगना के एक एक व्यक्ति को प्रभावित किया था। इसी वजह से बिरसा मुंडा को लोग धरती आबा कहने लगे। लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। संग्रहालय में ही मुख्य भवन के सामने गंगा नारायण सिंह, भागीरथी मांझी, वीर बुधु भगत, तेलंगा खड़िया, सीदो कानू, नीलांबर पीतांबर, देवा किसुन, गया मुंडा और टाना भगत की 9-9 फीट की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। संग्रहालय परिसर में फिल्मों के माध्यम से वीर स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी और संघर्ष को दिखाई जाती है। और इधर आज जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन परिसर में भी भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मौजूद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की। और अब बात चुनावी जनसभा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बायतू में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरा राजस्थान कह रहा है कांग्रेस जा रही है और भाजपा आ रही है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के महिलाओं के बारे में दिए गए बयान की निंदा की। कांग्रेस ने महिलाओं पर अत्याचार के मामले में सबसे आगे ला दिया है। हमारी बहन बेटियों के लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। यहां मासूम बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस विधायकों के रिश्तेदारों पर आरोप लगते हैं। कांग्रेस विधायक महिलाओं के खिलाफ खुल करके बयानबाजी करते हैं। जब मुख्यमंत्री ऐसे हो जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों को फर्जी बता दे, तो अत्याचारियों के हौसले बुलंद ही हो जाते हैं। और पीएम ने जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री को घेरने वाली लाल डायरी का भी जिक्र किया।
लाल डायरी खुलने लगी है। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या ये लाल डायरी पढ़ने के बाद एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? मैं तो कहूंगा राजस्थान के लोग, इस चुनाव में कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आए तो उसको दो सवाल जरूर पूछे। एक, लाल डायरी का माजरा क्या है बताओ। ये लाल डायरी है क्या? ये लाल डायरी किसकी है? ये पहले तो तुम लाल डायरी का मना करते थे, अब तो सब निकलने लगा है, पूछोगे? तो राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी ने एक बार फिर से सियासी उबाल ला दिया है। चुनाव से वायरल हुए 4 पन्ने उदयपुर वाटी के विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने सार्वजनिक किए। इन पन्नों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, कुंजी लाल मीणा और GR खटाणा सहित अन्य लोगों का जिक्र है। उदयपुर वाटी विधानसभा से शिवसेना के प्रत्याशी और गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने इन पन्नों को सार्वजनिक करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में अशोक गहलोत एक सभा को संबोधित करने चंवरा भी आएंगे, तब वे और पन्ने भी जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि लाल डायरी में कुछ नहीं है, वो लोग इस लाल डायरी की और इसमें लिखे शब्दों की हैंडराइटिंग की जांच करवा लें, सब सच सामने आ जाएगा। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लाल डायरी के पन्ने सार्वजनिक होने पर अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोला। गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, लाल डायरी का मतलब अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा। लाल डायरी का मतलब सत्ता के लिए खरीद फरोख्त की गई। उन्होंने कहा कि लाल डायरी का मतलब सत्ता ने सिंडिकेट की तरह काम किया। लाल डायरी का मतलब क्रिकेट के चुनाव तक को नहीं बख्शा गया। लाल डायरी मतलब दलालों ने बनाई और चलाई व्यवस्था। लाल डायरी का मतलब सीएम हुआ तानाशाह और सौदागर बने नौकरशाह। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इतने पर भी जिसने कुर्सी ना छोड़ी, उसे क्या अधिकार कि जनता से कहे फिर बनाओ मेरी सरकार। जनता भी कह रही, अब जाओ यार, नहीं चाहिए तुम्हारा भ्रष्टाचार। अब बात तेलंगाना की, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। हैदराबाद में तेलंगाना भाजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने केसीआर पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2023 में आपकी सरकार जाने वाली है, 2024 में कौन आएगा ये तो भारत की जनता तय करेगी। बात कर्नाटक की, जहां नवनियुक्त कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने बेंगलुरु में राज्य पार्टी कार्यालय में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, बसवराज बोम्मई और DV सदानंद गौड़ा और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। विजयेंद्र का स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर में जुटे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए BY विजयेंद्र ने कहा कि सभी को साथ लेकर पार्टी संगठन को मजबूत करना और लोकसभा चुनाव में राज्य में अधिकतम सीटें जीतना उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। अगली खबर, राजधानी दिल्ली में कोयला मंत्रालय के द्वारा व्यावसायिक कोयला खदानों के निविदा के लिए उसके 8वें चक्र का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करते हुए केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सन 2027 तक भारत ने 1404 मिलियन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो वहीं सन 2030 तक 1547 मिलियन का लक्ष्य है। इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां ई-ऑक्शन के जरिए निविदा कर सकती हैं। Coal is aiming to produce 1,404 million tons of the coal by year 2027 and 1,577 million ton
by year 2030. And the new mines being auctioned will play a big role in ramping up the coal production to meet the increasing energy demand and support the economy. और अब एक हादसे की खबर। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। डोडा के अस्सर में एक बस अनियंत्रित होकर करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना जोरदार हुआ है कि इसमें कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल भी हो गए। 6 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को किश्तवाड़ और डोडा के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। यह हादसा बटोटे किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर त्रोंगल अस्सार के पास हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोडा में हुए बस हादसे पर दुख प्रकट करते हुए पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई बस दुर्घटना दुखद है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं घायलों के जल्द से जल्द ठीक हो जाने की प्रार्थना करता हूं। पीएम ने आगे लिखा, प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी डोडा हादसे पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए भीषण सड़क हादसे में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। हादसे में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी डोडा में बस दुर्घटना पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर के डोडा में दुखद बस दुर्घटना के कारण बहुमूल्य जिंदगियों की हानि के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। स्थानीय प्रशासन उस खाई में बचाव अभियान चला रहा है जहां बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुई दुर्घटना में मृतकों और घायलों के प्रति संवेदना जताते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। By then, already as many as 36 had died on the spot. 19 were found injured, out of whom 6 were injured more seriously, and they have been shifted, some of them to the Government Medical College Hospital in Doda, some of them to the Government Medical College in Jammu. The helicopter service is also sought to be pressed into service whenever required. All relief being provided. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has also tweeted and announced a relief of or ex gratia of 2 lakh from the Prime Minister Relief Fund to the families of the deceased and 50,000 for the injured. All of us are actually in this hour of grief with the families, although there is no compensation for the lost ones. बात एक और हादसे में हुई प्रगति की। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा बड़कोट सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम तेजी से जारी है। बचाव और राहत कार्यों में वायुसेना की मदद भी ली जा रही है। एयरफोर्स के विशेष विमान से लाए जाने वाली 25 टन भारी मशीन से मलबे को भेद कर स्टील पाइप दूसरी तरफ पहुंचने में मदद मिलेगी। रेस्क्यू टीम ने थाईलैंड की उस रेस्क्यू कंपनी से संपर्क किया है जिसने थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों को बाहर निकाला था। नॉर्वे की एनजीआई एजेंसी से भी संपर्क किया गया है जिससे सुरंग के भीतर ऑपरेशन में विशेष सुझाव लिए जा सकें। साथ ही भारतीय रेल, आरबीएनएल, राइट्स एवं इरकॉन के विशेषज्ञों से भी सुरंग के भीतर ऑपरेशन से संबंधित सुझाव लिए जा रहे हैं।
कुछ और बड़ी खबरें। महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को बड़ी राहत मिली है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 महीनों में अक्टूबर में महंगाई सबसे कम रही है। जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक शहर के साथ साथ गांवों में भी महंगाई घटी है। देश में खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में वार्षिक आधार पर घटकर 4.87% हो गई है। केंद्र सरकार के प्रयासों से महंगाई के मामले में स्थिति नियंत्रित होने लगी है। खुदरा महंगाई के बाद अक्टूबर महीने में थोक महंगाई में भी गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर महीने के दौरान महंगाई की दर 0 से 0.52% नीचे रही है, जो पिछले वर्ष 8.67% रही थी। महंगाई दर के 0 से नीचे रहने का मतलब कीमतों में गिरावट आना है। अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई कम होकर 4.87% पर आ गई है, जो 5 महीनों में सबसे कम है। इसका सबसे बड़ा असर खाने पीने की चीजों पर देखने को मिला है। इस दौरान सब्जियों के साथ साथ खाद्य पदार्थों की कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिली है। त्योहारी मौसम में इससे आम जनता को काफी राहत मिली है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में खाने पीने की वस्तुओं में गिरावट आई है, जो पिछले वर्षों के मुकाबले काफी कम है। वहीं देश भर में कई राज्य ऐसे हैं जहां महंगाई दर आरबीआई के औसत दर 4% या उससे कम पर है, जो महंगाई से राहत मिलने के अच्छे संकेत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए अच्छी खबर। और इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए फिलहाल के लिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।